तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और जैसा कि अभी हम लोग अपना ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर अपना कर रहे हैं, और हमने अभी लास्ट क्लास जो किया था उसमें सूर्यातप इंसुलेशन के बारे में जाना था। आज हम वहीं से आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, और आज हम थोड़ा सा बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या होता है, किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको हम देखेंगे। और टेम्परेचर करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी टेम्परेचर के बाद में प्रेशर करेंगे, और प्रेशर के बाद में प्रेशर बेल्ट्स वगैरह जो भी पाई जाती हैं उसको करने के बाद में फिर हम विंड को देखेंगे। ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट कुछ क्लास तक ये सीक्वेंस रहेगा, पहले टेम्परेचर, फिर प्रेशर, प्रेशर बेल्ट्स, और उसके बाद में विंड। तो ये तीन टॉपिक करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी? तापमान, यानी कि टेम्परेचर की बात करने जा रहे हैं। देखिए, आपको अगर अपनी पिछली क्लास याद होगी जो हमने कहा था, तो हमने देखा था कि सन से क्या हो रहा था, सूर्य से क्या हो रही थी। सोलर रेडिएशंस आ रही थी अर्थ पर, सूर्य से सोलर रेडिएशन आ रही थी। और अर्थ के सरफेस पर क्या हो रहा था, अर्थ के सरफेस पर अदर अलग अलग एलिमेंट्स थे, जैसे रॉक्स हो गए, वाटर बॉडीज हो गई, जंगल हो गए, फॉरेस्ट वगैरह हो गई। ये क्या कर रहे थे? ये कुछ उसके रेडिएशन को एब्जॉर्व कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रेडिएशन को एब्जॉर्व कर ले रहे थे, अवशोषित कर ले रहे थे। रेडिएशन से, सूर्य से आने वाले सोलर रेडिएशन को ही एब्जॉर्व कर रहे थे। और किस तरह से आ रहा था, क्या उसके स्टेप्स थे, प्रोसेस थे, इसको हमने ऑलरेडी इंसुलेशन में डिटेल में किया हुआ है, तो उसको दोबारा हम नहीं करते हैं। रात के समय में क्या होता है, ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वाटर बॉडी हो, चाहे रॉक्स हो, चाहे माउंटेन्स हो, हर जगह से क्या होता है, जो भी हमारी, क्या कहते हैं, जो हमारा टेम्परेचर या सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है, जो भी सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है अर्थ में, वो क्या करता है, वो उसको वापस करता है एक तरीके से। ठीक है। जो भी उसको एब्जॉर्ब किया था, अवशोषण जिसका हुआ था, उसको वो वायुमंडल में वापस करता है, एटमॉस्फेयर में वापस करता है। एटमॉस्फेयर की अगर आपको पहली क्लास होगी तो याद, अगर आपको है एटमॉस्फेयर की पहली क्लास, तो हमने कहा था एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, एरोसॉल पाए जाते हैं, और गैसेस पाई जाती हैं। और इनकी जो डेंसिटी होती है वो अर्थ के सरफेस के पास में, कहते हैं, ज़्यादा अधिक होती है। अर्थ के सरफेस में इनकी डेंसिटी, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स, गैसेस वगैरह की डेंसिटी अधिक होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये डेंसिटी क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो होता क्या है कि जो ये अर्थ के सरफेस से ये रेडिएशन जो वापस हुआ है, ठीक है, अर्थ के सरफेस से जो रेडिएशन वापस हुआ है, वो एक तरीके से है क्या, एनर्जी ही है। एक तरीके से तो वो एनर्जी, ऊर्जा ही है। उसको क्या करते हैं ये वाटर वेपर, गैसेस वगैरह, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे इनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। ठीक है। ये एनर्जी आ जाती है। यही जो वाटर वेपर, एरोसॉयल और गैसेस जो हैं, जिन्होंने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की, अर्थ से आने वाली ऊर्जा जो एब्जॉर्ब की, अवशोषित की, यही क्या कहलाती है, टेम्परेचर कहलाती है। यही टेम्परेचर या तापमान कहलाती है। तो अगर आप कहें कि एक एक तो हमारी सन से आ रही थी, ठीक है, सन से आ रही थी ऊर्जा, सोलर रेडिएशन आ रहा था, जिसको इंसोलेशन का नाम हमने दिया था। तो क्या टेम्परेचर इंसोलेशन के कारण हो रहा है क्या? नहीं, इंसुलेशन के कारण नहीं हो रहा है। जब आ रहा है उसके कारण नहीं हो रहा है। जो अर्थ से वापस किया, अर्थ ने जो एब्जॉर्व करने के बाद में वापस किया, उससे जो एनर्जी एब्जॉर्व हो रही है, उसके कारण टेम्परेचर हो रहा है। ठीक है, उसके कारण टेम्परेचर हो रहा है। दूसरी बात, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा लास्ट क्लास, तो हमने एक और बात कही थी कि अगर किसी हॉट बॉडी से अगर रेडिएशन आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ की वो रेडिएशन होती है, लघु तरंग पार्थिव विकिरण होती है। लेकिन अगर कोई कोल्ड बॉडी है, उससे अगर कोई रेडिएशन निकल रहा है, तो उसका जो वेवलेंथ होता है क्या, लॉन्ग होता है। तो सन के रिस्पेक्ट में अर्थ तो ठंडा ही है, तो अर्थ से जो निकल रही है एनर्जी, वो किस टाइप में निकल रही है, वो दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण, यानी कि लॉन्ग वेव के रूप में निकलती है। ठीक है। तो टेम्परेचर किसकी वजह से हो रहा है? टेम्परेचर जो अर्थ से ऊर्जा वापस हो रही है, अवशोषण के बाद में अर्थ अपने तरफ से ऊर्जा को वापस कर रहा है, अर्थ के डिफरेंट एलिमेंट्स, और वो ऊर्जा गैसेस में, वाटर वेपर्स में जो एब्जॉर्ब हो रही, यही एनर्जी क्या होती है, यही एनर्जी जो होती है टेम्परेचर
कही जाती है। ठीक है, तो सूर्यातप इंसोलेशन का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता है। टेम्परेचर क्या होता है आपने क्लियर इसको समझ लिया। सूर्यातप के बारे में तो ऑलरेडी हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि सन अगर है तो सन से फोटान के रूप में एनर्जी निकलती है जो अलग अलग स्टेप में होते हुए अर्थ तक पहुंचती है, और यही जो एनर्जी सन से निकल रही है और जो अर्थ तक पहुंच रही है इसी को सूर्यातप या इंसोलेशन का नाम दिया जाता है या सूर्यातप का नाम दिया जाता है। ठीक है, जब सूर्यातप पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी क्या करती है, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर देती है और रात के समय में ऊर्जा वापस करती है। ठीक है, जो एनर्जी आई थी किस तरीके से आई थी, शॉर्ट वेव के फॉर्म में आई थी, शॉर्ट वेव लेंथ के फॉर्म में आई थी, लेकिन अर्थ जो वापस कर रही है वो किस फॉर्म में कर रही है, लॉन्ग वेव लेंथ के रूप में वापस कर रही है। आई तो शॉर्ट में थी लेकिन जा किस में रही है, शॉर्ट की जगह लॉन्ग वेवलेंथ में जा रही है। ठीक है, और यही जो एनर्जी जा रही है इसको जब वाटर वेपर्स गैसेस वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और यही जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है इन्होंने वो एनर्जी क्या है, टेम्परेचर कहा जाता है। यही एनर्जी टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब थोड़ी सी ये जो टेम्परेचर है इसके डिस्ट्रीब्यूशन को हमको समझना होगा। ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को हमको समझना होगा। एक छोटा सा फिगर हम बनाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। ये मान लीजिए आपका सन है। ठीक है, ये आपका सन, और इस तरीके से सन की रेस जो है वो अर्थ के सरफेस पर आ रही हैं, अर्थ सरफेस पर आ रही। ये लिखा वगैरह आपको इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं, जो समझाया जा रहा है वही ऑलमोस्ट उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो राइट अप आप बाद में रिकॉर्डिंग देख के लिख लीजिएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, समझने पर आप पहले फोकस कर लीजिएगा। और समझाने में दोनों लैंग्वेज यूज़ हो रही तो हिंदी इंग्लिश के लिए कोई दिक्कत है नहीं। सन से जो रेडिएशन आ रही है, सोलर रेडिएशन आ रही है, वो अर्थ तक पहुंच रही है। जब जिस समय सन क्या है, इस पोजीशन पे है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई ए पोजीशन है, सन यहाँ पर है, तो यहाँ से जो सन रेस पहुंच रही हैं अर्थ पर क्या पहुंच रही हैं, एकदम परपेंडिकुलर पहुंच रही हैं, लंबवत पहुंच रही हैं, तो यहाँ पे एक टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी तरीके से सन जब यहाँ है तो उसकी रेज इस डायरेक्शन से होते हुए यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, इस तरीके से चलता रहेगा। तो जहां पर सूर्य की किरणें ज्यादा सीधे पहुंच रही हैं, एकदम परपेंडिकुलर वे में पहुंच रही, सीधे सीधे पहुंच रही, वहां का टेम्परेचर अधिक इंक्रीज करेगा। किसके रिस्पेक्ट में, जहां पर सूर्य की किरणें सनरेज जो है तिरछी पहुंच रही हैं। ठीक है, सीधे जहां नहीं पहुंचे, क्योंकि यहां पे सूर्य किरणें सीधी नहीं पहुंच रही, क्योंकि यहां के टेम्परेचर उतना अधिक नहीं बढ़ता है। जहां पर परपेंडिकुलर बढ़ रहा है वहां पर क्या होता है, तापमान अधिक होता है। ठीक है, तो अगर यहां का तापमान क्या होगा, अधिक होता है। ठीक है, चलिए ये चीज हो गई, एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। दूसरा आप देखिए यहीं पर, ये आपका है सन, यहां से अर्थ पे आई एनर्जी, फिर उसके बाद अर्थ ने उसको क्या किया, एब्जॉर्व किया, और रात के समय अर्थ ने इसको क्या किया, वापस करना शुरू किया। ठीक है, रात के समय अर्थ ने वापस करना शुरू किया। जब ये वापस कर रही है तो 3 पॉइंट हम यहां पर लेते हैं, एक ए बी सी। अगर आप इन ए बी और सी की बात करते हैं इन पॉइंट पे, तो गैसेस जो एटमॉस्फेयर में डेंसिटी है वाटर वेपर का, गैसेस वगैरह का, वो किस पॉइंट पर अधिक होगा, जाहिर सी बात है ए पर अधिक होता है। क्यों, क्योंकि पहले ही हम बात कर चुके हैं कि जो अर्थ के सरफेस के पास में डेंसिटी गैसेस वगैरह की, यहां पर एटमॉस्फेयर में परसेंटेज अधिक रहता है। ठीक है, इनकी डेंसिटी अधिक रहता है, तो ए पे डेंसिटी अधिक हुई, बी पे अधिक हुई, सी पर। ये सीक्वेंस रहेगा गैसेस की डेंसिटी वगैरह का, जो यहां पर गैसेस वाटर वेपर है। ठीक है, मतलब अगर आप अर्थ के सरफेस से जब ऊपर जा रहे हैं ए बी सी, तो ए पे जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो ज्यादा डेंस है बी के रिस्पेक्ट में। बी वाला भी डेंस होगा लेकिन सी के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा और ए के रिस्पेक्ट में कम होगा। तो ये एटमॉस्फेयर डेंस अगर हम कहें कहां पर सबसे अधिक है तो ए पे है, बी पर उससे कम है,
सी पर उससे भी कम है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं एटमॉस्फेयर में डेंसिटी गैसेस वाटर वेपर्स की क्या हो रही हैं, घटती जा रही हैं। ठीक है, अब यहां से, जब यहां से अर्थ के सरफेस में, ध्यान से सुनिएगा, जब यहां से अर्थ के सरफेस से एनर्जी जो अर्थ ने निकाली लॉन्ग वेव लेंथ की तरह से, वो जब ए पे पहुंच रही पहले, ठीक है, फिर वो बी पे पहुंच रही है, फिर वो सी पे पहुंच रही है, ए पे गई, फिर बी पे गई, फिर सी पे गई। ठीक है, ये इस तरीके से समझ लीजिए कि एक थाली में 50 रसगुल्ले रख दिए गए। क्या कर दिए गए? 50 रसगुल्ले रख दिए गए, और इस तरीके से ए, बी और सी, तीन लोगों को बैठा दिया गया, और इनके पास में ये 50 रसगुल्ले ले जाए गए। इस सीक्वेंस में ले गए, पहले ए के पास ले गए, फिर बी के पास ले गए, फिर सी के पास ले गए, और इनसे ये कहा कि भैया तुम्हारा जितना मन कर रहा है उतना तुम रसगुल्ला पहले खा लो, फिर आगे जो बचेगा उसको आगे बढ़ाते जाना। तो ए के पास जब रसगुल्ला पहुंचा तो 50 रसगुल्ले थे उसके पास में, तो 50 में से इसके पास मैक्सिमम खाने की पॉसिबिलिटी थी, जितने जब से सबसे ज्यादा खाने की पॉसिबिलिटी ए के पास में, क्योंकि सबसे जल्दी इसी के पास पहुंचा है सबसे पहले। तो ए ने मान लीजिए 20 रसगुल्ले खा लिए। 20 के बाद कहा अब हमसे नहीं खाया जाएगा, अब जाओ आगे जाओ, थाली लेके आगे जाओ। बी के पास पहुंचा जब, तो बी के पास अब खाने के लिए कितने रसगुल्ले बचे थे? 30 ही रसगुल्ले बचे हैं, 30 ही रसगुल्ले बचे हैं। इसके पास कहा गया जब तुमको खाने के लिए मिल रहा है, तो कहा गया भैया हमको तो 30 ही रसगुल्ले दे रहे हो, मतलब यहाँ पर 50 रसगुल्ले खाने को मिल रहे थे, लेकिन इसको खाने के लिए कम ही रसगुल्ले मिल रहे हैं, इसको खाने के लिए कम ही रसगुल्ले मिल रहे हैं। तो भले इसकी खाने की कैपेसिटी 35 हो, लेकिन रसगुल्ले ही इसके पास 30 ही हैं, तो 30 से तो कम ही खाएगा, 30 से कम ही खाएगा। मान लीजिए 15-20 कुछ ये भी खा लेता है। फिर सी के पास जाते हैं तो 10 ही बचा मान लीजिए। तो इस तरीके से ए के पास ज्यादा रसगुल्ले खाने की पॉसिबिलिटी थी, बी के पास उससे ज्यादा, सी के पास उससे, ए के पास सबसे ज्यादा है, बी के पास ए से कम है, सी के पास सबसे कम है रसगुल्ले खाने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, ए का एटमॉस्फियर ज्यादा डेंस है, बी का एटमॉस्फेयर उससे कम डेंस है, और सी का एटमॉस्फेयर सबसे कम डेंस है। तो जब यहां से एनर्जी निकली तो मैक्सिमम एनर्जी यहां से निकल रही है, और ए के पास क्या है, ए के पास गैसेस वाटर वेपर्स की डेंसिटी भी सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा सघन वायुमंडल यहीं पर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस एनर्जी को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा? यही ए ही एब्जॉर्ब किया। उसके बाद में और ऊपर गए, तो एक तो यहां से क्या हुआ कि जो बची हुई एनर्जी रहेगी, जितना ये एब्जॉर्ब कर सका एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद जो इसका सैचुरेशन पॉइंट था, वहां तक जब ये पहुंच गया तो वो एनर्जी को कहा तुम ऊपर जाओ। बी तक में जब पहुंची तो एक तो बची हुई एनर्जी पहुंची है, पहली चीज, और दूसरी इसका एटमॉस्फियर भी क्या है, डेंस उतना नहीं है ए के रिस्पेक्ट में। तो बी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ए के बराबर करेगा या अधिक करेगा या कम करेगा? जाहिर सी बात है, बी जो है बी जो है एनर्जी कम एब्जॉर्ब करेगा ए के रिस्पेक्ट में। ए ने सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की, बी ने उससे कम एनर्जी एब्जॉर्ब की। और जब सी के पास पहुंचे तो इसका एटमॉस्फेयर तो सबसे कम डेंस है, और इसके पास और बची खुची एनर्जी ही पहुंची है, तो सी सबसे कम एनर्जी एब्जॉर्ब किया। मतलब ए का एटमॉस्फेयर जब अधिक डेंस भी था और पृथ्वी के पास भी था, और इसके पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी अधिक थी, मतलब इसके पास ज्यादा एनर्जी भी एक तरीके से पहुंच रही है, तो मैक्सिमम एनर्जी इसी ने एब्जॉर्ब की और मिनिमम इसने एब्जॉर्ब की। ठीक है, और यही एनर्जी एब्जॉर्प्शन ही क्या है, एनर्जी अवशोषण ही क्या है, टेम्परेचर है। तो अगर मैक्सिमम एनर्जी ए एब्जॉर्ब कर रहा है और मिनिमम एनर्जी सी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पर होगा, ए पर होगा या सी पर होगा? जाहिर सी बात है ए पर ही होगा। तो ए का टेम्परेचर सबसे अधिक हुआ, उसके ऊपर गए बी, बी का टेम्परेचर ए से कम हो गया, सी पे गए और कम हुआ। मतलब क्या हुआ, जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं
अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। अगर आप अर्थ से सरफेस से ऊपर की तरफ जाते चले जाएंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, हाइट जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से आपकी ऊपर होगी वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, घटता चला जाता है। ठीक है, हाइट अर्थ के सरफेस से हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर डिक्रीज करता है। इसी तरीके से टेम्परेचर का वेरिएशन एक तरीके से होता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। टेम्परेचर मेजर करने के लिए 3 स्केल यूज होते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, और अल्बेडो वगैरह भी क्या होता है ये भी आप जान चुके हैं कि मान लीजिए ये वाटर बॉडी है, यहाँ तक सोलर रेडिएशन आया, 30% ये लिया, 20% कहा अब हमसे नहीं ले पाएंगे हम, तुम वापस चले जाओ, तो वही रेडिएशन जो आया था एज इट इज वापस जो चला गया, इसी को अल्बेडो कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो हम समझ चुके हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते जाते हैं, मतलब टेम्परेचर घटता जाता है। कई बार इसकी वैल्यू पूछी जाती कि टेम्परेचर किस रेट से डिक्रीज करता है, तो इसका जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है वो क्या रहता है, 3.6 फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट। ठीक है, 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट की तरह से ये घटता जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप कहें कि इसकी डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में इसका 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर पे ये क्या होता है, घटता है। और या फिर कहें 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर डिक्रीज करता है। ये टेम्परेचर का लैप्स रेट है, मतलब ऊपर जाते समय किस रेट से ये घटता है। ठीक है, ऊपर जाते समय कितनी हाइट पे कितना टेम्परेचर घटेगा। तो अगर आप 1000 फीट की हाइट पर चले गए हैं तो आपका 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर घट जाएगा। या कहें कि 1 किलोमीटर ऊपर चले गए हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा। या फिर कहें 165 मीटर ऊपर चले गए अर्थ के सरफेस से तो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। मतलब अगर अर्थ के सरफेस में यहां पर मान लीजिए आपका कितना है, 300 है। ठीक है, यहां पर आपकी 300 मीटर है, टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां पर 300 से ऊपर चले गए, 165 ऊपर चले गए तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट के 1 डिग्री सेल्सियस बचेगा। ठीक है, तो किस रेट से आपका टेम्परेचर बढ़ घट रहा है उसी को टेम्परेचर लैप्स रेट या नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट यहीं पर है, उसको भी ध्यान से समझिएगा, उसको भी ध्यान से समझिएगा। सन से रेडिएशन आ रही थी। ठीक है, सन से रेडिएशन आ रही थी, अर्थ ने एब्जॉर्व किया, रात के समय में वापस करना शुरू किया है, वो सब तो अपनी जगह ठीक है। लेकिन जब सूर्य से किरणें आ रही थी, जब सूर्य से किरणें यहाँ पर आ रही थी तो उससे क्या होता है, यहाँ पर गैसेस तो पहले से ही हैं एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में गैसेस वगैरह पहले से ही हैं। तो इन सन रेस से क्या हो रहा है, जो सौर विकिरण आ रही है, ठीक है, सोलर रेडिएशन जो आ रहा है, इन गैसेस का क्या होता है, टेम्परेचर कम होगा या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक, और टेम्परेचर जब इनका बढ़ जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से ये जो गैस यहाँ की विंड होती है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। और ये विंड जो गर्म हो जाती है इसकी टेंडेंसी ये होती है कि ये संवहनी तरंग के कन्वेंशनल करंट के तरह से ये ऊपर उठने लगती है। ठीक है, ऊपर उठने लगती है। तो अगर नीचे की गर्म हवा ऊपर उठने लगी तो ये गर्मी जो थी वो ऊपर चली गई और नीचे में क्या रह गया, ठंडा। मतलब फिर से एक बार देखिएगा, सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन आया नीचे। ठीक है, सोलर रेडिएशन जब नीचे आया तो यहाँ की एक तरीके से विंड जो है उसको उसने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, उसको गर्म बना दिया।
अब ये विंड जो गर्म हो गई है, ये कन्वेक्शनल करंट की तरह से, संवहनी तरंग की तरह से वहां पर उठने लगती है, ये ऊपर जाती है, ठीक है। और जब ये ऊपर जा रही है गर्म तरंग, तो नीचे में, जब तक ये नीचे थी तो यहाँ का इस विंड के गर्मी के कारण में यहाँ नीचे टेम्परेचर अधिक था। लेकिन जब ये विंड ऊपर चली गई, ये गर्म हवा ऊपर चली गई, तो ये गर्म हवा अब इस पोजीशन पे आ गई, यहां से यहां आ गई, तो यहां पर जो गर्मी थी वो कहां पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई, ठीक है, यहां पर पहुंच गई। तो ये नीचे में टेम्परेचर अब क्या हो गया, कम हो गया, नीचे में टेम्परेचर कम हो गया और ऊपर में टेम्परेचर बढ़ गया, ऊपर में टेम्परेचर बढ़ गया, यहां पर मैक्सिमम हो गया एक तरीके से, यहां पर मिनिमम हो गया। तो अब बताइए, नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर अब क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इस कंडीशन में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, नीचे से ऊपर जाने समय टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या घटेगा, तो अभी हमने कहा था टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो अब आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अर्थ के सरफेस से हाइट पर या ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, घटता है या बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और स्टेटमेंट बना के आपसे ए बी सी डी इस तरीके से कह लिया कि ए सही है, बी सही है, ए सही है, सी सही है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या कुछ भी एक लाइन में केवल एक ऑप्शन पूछा जाए, इस तरीके से आपसे केवल एक ही स्टेटमेंट पूछा जाए, तो आपका सही जवाब क्या होगा। तो आपका इसका आंसर सही जवाब क्या होगा कि एक्चुअल में ये क्या है, टेम्परेचर जो होता है वो क्या है, टेम्परेचर जो है हमारा, यहां से जो एनर्जी निकली है, यहां से जो एनर्जी निकली है जिसको एब्जॉर्ब किया है, उसके कारण में है, उसके कारण में होता है। तो ऊपर से नीचे से ऊपर जाते समय टेम्परेचर को हम डिक्रीजिंग ही मानते हैं, सही आंसर डिक्रीजिंग ही मानते हैं। हालांकि इस सोलर रेडिएशन के कारण यहाँ का तापमान बढ़ जाता है, लेकिन इसको हम सही आंसर नहीं मानते हैं। और ये एक तापीय व्युत्क्रम होता है, यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके कारण टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, ठीक, इसके कारण इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये हो जाता है। और एक चीज और समझिएगा, जब ये टेम्परेचर यहां पर ऊपर गया, ठीक है, टेम्परेचर यहां पर गर्म हवा जब ऊपर गई तो यहां पर हवा जो है गर्म है, यहां पर हॉट है एयर, विंड यहां पर गर्म है, लेकिन इसके आसपास में जो एटमॉस्फेयर होंगे, वो हवाएं होंगी, पवनें होंगी, गैसेस होंगी, वो रिलेटिवली क्या होती हैं, कोल्ड होती हैं। तो इसकी जो हीट होती है, इसकी जो लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, यहां से यहां को ट्रांसफर हो जाती है, इसकी यहां से यहां पर ट्रांसफर हो जाती है, जिसके कारण में इसका तापमान क्या होता है, फिर से डिक्रीज कर जाता है। और इस टेम्परेचर डिक्रीज को एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं, एडियाबेटिक टेम्परेचर लैप्स रेट कहा जाता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू 5.5 फॉरेनहाइट पर थाउजेंड फीट होती है, 5.5 पर थाउजेंड फॉरेनहाइट फीट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब थोड़ा सा और एक चीजों को देखते हैं, लास्ट टेम्परेचर का, ये आपका अर्थ है, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। और हमारा सन जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहता है, कर्क और मकर के बीच में ही चलता है। तो अगर सन इन दोनों के बीच में चलता है तो टेम्परेचर कहां पर अधिक रहेगा, इसी रीजन में अधिक रहेगा, ठीक है, इसी रीजन में अधिक रहेगा। और पोल्स की अगर हम बात करें दोनों एंड की, तो इन पोल्स पर क्या रहता है, सूर्य की किरणें तिरछी जा रही हैं, तो यहां पर टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है। मतलब अगर आप इसकी जैसे आप देखें तो ये आपका इक्वेटर लाइन हो गया, ये दोनों साइड में आपके पोल हो गए, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हुआ। तो
ट्रॉपिक एक बार सूर्य यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, इन्हीं दोनों के बीच में चलता रहता है। तो सन की रेस जो होती हैं यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, तो पोल्स पर टेम्परेचर कम होता है और इक्वेटर पर टेम्परेचर सबसे अधिक रहता है। ठीक है, इक्वेटर पर टेम्परेचर सबसे अधिक रहता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कहा जाए तो इक्वेटर पर टेम्परेचर सबसे अधिक होगा और पोल्स पर टेम्परेचर सबसे कम होगा। ठीक है, अब ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, अर्थ जब इस ट्रॉपिक ऑफ कैंकर के पास में यानी कि कर्क रेखा के पास में है मान लीजिए, तो यहाँ का टेम्परेचर एकदम से कम हो जाता है। यहाँ पर अंटार्कटिका पर एक तरीके से क्या होता है, बर्फ की चादर जम जाती है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, जब सूर्य इस साइड में आना शुरू कर देगा, सन जब इधर आना शुरू कर देगा, तो यहाँ का टेम्परेचर फिर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो ये बर्फ की चादर क्या हो जाती हैं, मेल्ट होने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी एक यहाँ पर अंटार्कटिक में पोल्स में क्या होता है, बर्फ बनती रहती है, पिघलती रहती है एक तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। दूसरी चीज, एक और चीज देखिएगा यहीं पर, ये इक्वेटर है, ये 0 0 डिग्री पर होता है लेटीट्यूड पर। लेटीट्यूड वगैरह हम कर चुके हैं, मान लीजिए ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर अलग अलग लेटीट्यूड अक्षांशों की हम बात करते हैं, अलग अलग अक्षांशों लेटीट्यूड्स की हम बात करते हैं, तो दिन के समय में एक लेटीट्यूड पर, जैसे 1 डिग्री का ही लेटीट्यूड किया, तो एक समय ऐसा आता है जब यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर होता है। इसी तरीके से 2 डिग्री लेटीट्यूड की बात करते हैं तो मैक्सिमम एक समय होता है, एक समय मिनिमम होता है। 3 पर इसी तरह से मैक्सिमम मिनिमम। तो किस टेम्परेचर को हम बताएंगे इसमें, तो टेम्परेचर जब हम बताते हैं तो इसी मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज जो आता है उसी को हम कहते हैं यहाँ का औसत तापमान इतना है। जब भी कहा जाता है टेम्परेचर, आप सुनते होंगे कहा जाता है यहाँ का औसत तापमान एवरेज टेम्परेचर इतना है, मतलब वहाँ के मैक्सिमम और मिनिमम के जब हम मेजर करते हैं तो वो सेम होता है। ठीक है, मतलब जो एवरेज आता है उसी को टेम्परेचर कहा जाता है। अब एक और पॉइंट यहीं पर, ये है, ये है, ये है, ये है। हर एक जगह पे जब हम एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं अगर कहीं पर, तो हर एक लेटीट्यूड पर ऐसी कंडीशन एक आती है कि मान लीजिए जहां पर एक, चाहे 2 3 4 जो भी करेंगे, वहां पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर टेम्परेचर सबके सेम रहते होंगे। ठीक है, ठीक है, हर लैटिट्यूड पे एक ऐसा पॉइंट रहता होगा, अगर हम सभी लैटिट्यूड की पोजीशंस को देखें कि उन लैटिट्यूड्स पे कितना टेम्परेचर है उस पॉइंट पर, तो हर लैटिट्यूड पे एक सेम टेम्परेचर वाला पॉइंट मिल जाता होगा। जब इन लैटिट्यूड्स के सेम टेम्परेचर वाले पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स के सेम टेम्परेचर वाले पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो उन्हीं को हम आइसोथर्म्स बोलते हैं, समताप रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, और चूंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही होती है, इसीलिए ये आइसोथर्म्स भी जब ड्रॉ की जाती हैं तो वेस्ट टू ईस्ट ड्रॉ की जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक था, एक बार फिर से इसको पूरा रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। राइट अप यहाँ पे लिखा है, लेकिन सुनने पे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है, उसको फिर से एक बार देखिएगा, 1 2 बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर ऊपर जाने पर डिक्रीज करता है, वैसे कभी कभी क्या कहें टेम्परेचर इंक्रीज भी कर जाता है। क्यों, उसका रीजन क्या था, जो गर्म हवाएं आ रही, इंसुलेशन आ रहा है, सोलर रेडिएशन आ रहा है, उससे विंड गर्म होकर ऊपर उठती है। एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है, यहाँ पर ऊपर जाने पर इधर उधर में जब टेम्परेचर फ्लो हो जाता है आसपास को, तो यहाँ का टेम्परेचर फिर से घट जाता है, जिसको एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। अर्थ के इक्वेटर पर टेम्परेचर सबसे अधिक होता है, पोल्स पर सबसे कम होता है। यही टेम्परेचर था, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जब करेंगे वहां पर हम प्रेशर की बात करेंगे। तो आज हम इतने पे रखते हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो 1 2 4 बार वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग तो कोई दिक्कत होती नहीं, हमेशा पड़ी ही रहती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।